डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लोक कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वो राज्य के कार्यक्षेत्र के संदर्भ में एक आधुनिक सिद्धांत है। लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों कल्याण में वृद्धि के लिए उनके जीवन के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करता है। यानी लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करे। लोक कल्याणकारी राज्य का जो प्रादुर्भाव है, उद्भव है, वो 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में देखने को मिलता है। जब 18वीं सदी के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति हुई यूरोपीय देशों में, तो उद्योग धंधों में वृद्धि हुई। जब उद्योग धंधों में वृद्धि हुई तो नवीन प्रकार की समस्या आई, क्योंकि उद्योगों में वृद्धि, कल कारखानों में वृद्धि से श्रमिकों की संख्या बढ़ी। जब श्रमिकों की संख्या बढ़ी तो गंदी वस्तुओं का इजाफा हुआ, बीमारियां बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ने लगी। साथ ही साथ मजदूरों की दरें बहुत कम थी, यानी उनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए कुछ सुधारात्मक कानूनों का गठन किया गया, सुधारात्मक कानून बनाए गए और इन सुधारात्मक कानूनों से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके हितों के लिए राज्य द्वारा संरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय से संबंधित कानूनों के जो निर्माण की प्रवृत्ति है, उसके कारण लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है उसका विकास हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी जो राज्य है, उस लोक कल्याणकारी राज्य के जो उदय के जो की जो जड़ें हैं वो 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति में देखने को मिलती है। प्रोफेसर हेरल्ड जो लास्की हैं, उन्हें कल्याणकारी राज्य का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यद्यपि ये एक नवीन धारणा नहीं है। लोक कल्याणकारी जो राज्य है, इस लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है वो व्यक्तिवाद और समाजवाद का मिश्रण है। कुछ विद्वान इसे व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद के मिश्रण के रूप में भी देखते हैं, लेकिन ये व्यक्तिवाद की तरह व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता है और समाजवाद की तरह ये अधिकाधिक कार्यों का संपादन करता है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को सुखी एवं समृद्ध बनाना है। इसके बाद में देखिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है उसके उदय के क्या कारण है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के उदय के संदर्भ में प्रमुख कारणों में पहला कारण है व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। व्यक्तिवाद के सिद्धांत के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया गया और राज्य द्वारा हस्तक्षेप की नीति को अपना लिया गया, लेकिन मजदूरों की दशा बिगड़ती चली गई, क्योंकि पूंजीपति जो मालिक है वो कम से कम वेतन देते थे और अधिक से अधिक काम लेते थे। तो ऐसी स्थिति में मजदूरों की दशा सुधारने के लिए महसूस किया गया कि राज्य को हस्तक्षेप की नीति को छोड़ना होगा और राज्य को सक्रिय हस्तक्षेप करना होगा। इसके बाद में जो दूसरा कारण है वो है मार्क्सवादी साम्यवाद का भय। साम्यवादी जो विचारधारा है, इस साम्यवादी विचारधारा से जो पाश्चात्य पूंजीवादी देश थे वो भयभीत हो गए थे और ये महसूस करने लगे कि यदि पाश्चात्य पूंजीवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया तो साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना संभव नहीं होगा। इसलिए पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों में कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का तेजी से प्रसार हुआ। तीसरा जो कारण है वो है लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का चलन। विकासशील व लोकतांत्रिक समाजवाद का जब उदय हुआ, जो कि शांतिपूर्ण वैध उपायों से सामाजिक बदलाव चाहता,
इस विचारधारा के जो समर्थक राज्य थे, इस विचारधारा के जो समर्थक राज्य हैं उनको एक लोक कल्याणकारी संस्था मानते हैं। ये राज्य की सहायता से समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से तीसरा कारण था लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का चलन। चौथा जो बिंदु है या चौथा जो कारण है वो निम्न वर्ग का उत्थान। आधुनिक युग लोकतंत्रात्मक युग है। लोकतंत्र में सामान्य जनता की उपेक्षा संभव नहीं है, यानी लोकतंत्र में सामान्य जो जनसाधारण है, जनता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परिणाम स्वरूप राज्य को अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करना पड़ा था और जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के पीछे जो प्रमुख कारण समझ में आते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है, दूसरा मार्क्सवादी साम्यवाद का वह था, तीसरा लोकतांत्रिक समाजवाद की जो धारणा है उसका चलन था, और चौथा था निम्न वर्ग का उत्थान। थैंक यू।